Good morning everybody, very good morning. Get up, it is 7 a.m. and Richa ma'am is here with the daily CA session. So एक्टिव मोड में आ जाइए. आज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमको डिस्कस करनी है. कौन सी डेट है आज? 4 जनवरी है. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो पौष महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है आज, यानी आज चांद कैसा दिखेगा? रात में कुछ ऐसा नजर आने वाला है. चलिए आज का सेशन पढ़े उससे पहले कल जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने किया था 3 जनवरी को, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. मेजॉरिटी बच्चों ने 99% बच्चों ने सही आंसर किया था. क्वेश्चन क्या था? वेद प्रकाश नंदा जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, उनका हाल ही में निधन हो गया. ही पास्ड अवे रिसेंटली एंड यू वर आस्क्ड कि इनको पद्म भूषण जो 2018 में मिला था वो किस फील्ड के लिए दिया गया था. ठीक है, तो इनको पद्म भूषण किस लिए मिला था? इनको मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, राइट. सो वेद प्रकाश नंदा जी 2018 में पद्म भूषण फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन. चलिए अब बात करेंगे आज की. आज यानी 4 जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्रेल डे. वर्ल्ड ब्रेल डे. ब्रेल वो भाषा जिसकी वजह से जो लोग देख नहीं सकते वो भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी पढ़ने की भाषा है ब्रेल लैंग्वेज. और इसको जिन्होंने इन्वेंट एक तरह से डिवाइस किया था या बनाया था, लुइस ब्रेल, उनकी याद में, उनकी मेमोरी के अंदर ये डे मनाया जाता है. सो 4 जनवरी को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड ब्रेल डे आता है. इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. सो इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल जिन्होंने क्रिएट की है ब्रेल लैंग्वेज, राइट. और कब से मना रहे हैं इस डे को? हम 2019 से मना रहे हैं. ठीक है. सो 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे. ठंड बहुत हो रही है, अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे, स्पेशली जिनके एग्जामिनेशंस आर नियरिंग अप. बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है. चलिए, ऑल्दो मैं बताते रहती हूँ फिर भी बच्चे पूछते हैं, तो आपको आज जो आप पढ़ रहे हो इसका PDF कहाँ मिल जाएगा? परचम टेलीग्राम पे मिल जाएगा. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं, चेकआउट कर लीजिए. परचम ऐप के ऊपर फ्री मटीरियल सेक्शन है, वहां पे भी ये PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है. फ्री ऑफ कॉस्ट PDF होता है. जिन बच्चों के पास PDF बैंक है या CA सब्सक्रिप्शन है, अब 2023 वाले में तो नहीं जाएगा, 2024 वाला जो CA सब्सक्रिप्शन है जो नया लॉन्च हो चुका है, तो वहाँ पे भी आपको ये डेली का PDF मिल जाता है. आपको कहीं और जाके लेने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये जो नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया है जिसमें डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली सारे PDF मिलेंगे, इसमें आपको एक न्यू ईयर का गिफ्ट भी दिया जा रहा है. मैंने शायद कल भी आपको बताया था. जो दिसंबर मंथली PDF है 2023 की, वो भी आपको इस नए सब्सक्रिप्शन में दी जा रही है. तो ये वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, पुराने सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं. कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, किसी भी कंसर्न रिगार्डिंग PDF लिया, मिला नहीं, या कौन सा कोर्स सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलेगा एक्सेट्रा, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नहीं तो मेल कर सकते हो, पर अपनी प्रॉब्लम बता दिया कीजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है जी. चलिए अब इंपॉर्टेंट डे के बाद अगली कैटेगरी देखते हैं, एंड दैट इज बुक. तो एक किताब है जो PM मोदी जी को प्रेजेंट की गई थी, और PM साहब को कोई किताब दी जा रही तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो चलिए देखते हैं. PM मोदी प्रेजेंटेड विद कॉफी टेबल बुक ऑन श्रीरंगम ड्यूरिंग तिरुचिरापल्ली विजिट. कल के CA में हमने पढ़ा था कि PM पहुंचे थे तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली, एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में. कौन सी यूनिवर्सिटी थी? याद है? नहीं है? नहीं है तो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था. यूनिवर्सिटी थी भारती दासन यूनिवर्सिटी. कहाँ? तमिलनाडु के अंदर. और यहाँ PM मोदी ने एड्रेस किया था कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान. ठीक है. तो जब इस एड्रेस के लिए तिरुचिरापल्ली या तिरुचि पहुंचे PM, तो उनको एक कॉफी टेबल बुक प्रेजेंट की गई. कॉफी टेबल बुक थोड़े बड़े साइज की बुक होती है, और वो जो किताब है किसके ऊपर है? श्रीरंगम इस टाइटल से है. जो श्रीरंगम मंदिर है उसके बारे में ये पूरी किताब है. ठीक है जी. तो अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है, और क्योंकि एक मंदिर का मेंशन आया है तो श्रीरंगम मंदिर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. सो बुक का पूरा टाइटल है श्रीरंगम द रिस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराज. ठीक है, ये पूरा किताब का नाम है. अब ये कॉफी टेबल बुक पब्लिश किसने की है? तो ये द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने लॉन्च की है. किसने? द हिंदू ग्रुप. द हिंदू होता है ना, जैसे आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते हो, द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने लॉन्च की है. और इसको वैकुंठ एकादशी फेस्टिवल जो पड़ता है, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल में, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है. इस बुक की खास बात क्या है कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है उसके अंदर उसकी जो आर्किटेक्चर, उसका रिलीजन, कल्चरल ट्रेडिशन, जो भी कुछ होता है वो सब इस किताब के अंदर बताया गया है. ये आपको मंदिर की तस्वीर दिखाई जा रही है. श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है. राइट.
ओके, अब श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें कौन से डेटी यानी भगवान की पूजा की जाती है? तो विष्णु जी का अवतार रंगनाथ जी जो हैं उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर है द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं हम द्रविडियन स्टाइल में देखते हैं, राइट। अच्छा चलो जल्दी बताओ मुझे, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं, वो कौन सी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखे जाते हैं? ठीक है, 3 स्टाइल मेजर होती हैं आर्किटेक्चर की। एक वेसर होती है, एक द्रविडियन हो गई, और एक और होती है, और वो नॉर्थ इंडिया की होती है। जल्दी से नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। आप में से कई लोग वंडर करते होंगे मैम यहाँ पढ़ा भी लाइव रही हैं और चैट सेक्शन में भी लाइव होती हैं, तो ये मैं आपके लिए सेशन प्रीमियर करती हूँ, पर मैं लाइव अवेलेबल होती हूँ चैट के लिए। लाइव चैट जो आप देख रहे हो उसमें मैं पर्सनली मौजूद होती हूँ ताकि आपके सारे क्वेरी कंसर्न्स हैंडल कर सकूँ। सो डू आंसर, आई एम चेकिंग आउट ऑन योर कॉमेंट्स। अच्छा, अब रंगनाथ स्वामी जी के अलावा एक आपको यहाँ पे उत्सव मूर्ति यानी कि जो प्रोसेशनल आइडल होती है वो भी इस मंदिर में रंगनाथ स्वामी जी की मूर्ति के सामने देखने को मिलती है। जब सवारी निकाली जाती है तो इस मूर्ति को रथ में बिठा करके सवारी निकाली जाती है। और इस मूर्ति को क्या कहा जाता है, या ये जो डेटी है इनको क्या कहा जाता है? श्री मानवला पेरुमल। ठीक है, तो ये जो रंगनाथ स्वामी जी की जो मूर्ति है ये तो एक ही जगह पे रहती है। ये जो मूर्ति है श्री मानवला पेरुमल जी की, उनको मूव करवाया जाता है। कब? वैकुंठ एकादशी फेस्टिवल के दौरान। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अब बुक्स के बाद कौन सी कैटेगरी? अपॉइंटमेंट्स देखेंगे हम। तो 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। पहला हम देखते हैं फेथ, ये अभी पढ़ने में नहीं आ रहा है, अगली स्लाइड पे आपको दिख जाएगा, यानी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये जो फेथ है इन्होंने चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया है मिस्टर पुनीत छतवाल को, राइट। चलिए देखते हैं। पुनीत छतवाल, क्या नाम है? पुनीत छतवाल। छोटा सा हिंट छत से मिल सकता है, छत यानी रूफ। छतवाल अपॉइंटेड फेथ चेयर एमडी एंड सीईओ। चेयरमैन आ जाएंगे, चेयरमैन सीएमडी बेसिकली है ना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। सो फेथ के सीएमडी एंड सीईओ के तौर पे पुनीत छतवाल जी को अपॉइंट किया गया है। जब आप छत डालते हो तो बड़े फेथ से डालते हो ना, तो छोटा हिंट हो सकता है। फेथ का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड ये एक एसोसिएशन है। इसके चेयरमैन किसको बनाया है? पुनीत छतवाल को। ओके, और ये जो हैं ये इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के एमडी सीईओ हैं। और इन्होंने किनकी जगह ली है? ही हैज रिप्लेस्ड नकुल आनंद। पहले फेथ के जो हेड थे वो कौन थे? नकुल आनंद थे। अब कौन बन गए हैं? पुनीत छतवाल बन गए हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है? चलो अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं। रणधीर जायसवाल, अगला अपॉइंटमेंट किसका है? रणधीर जायसवाल जी का है। कौन सी पोजीशन पे है? सो ही टेक्स ओवर एज MEA स्पोक्स पर्सन फ्रॉम अरिंदम बागची। MEA के स्पोक पर्सन बने हैं। कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल जी। सो MEA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारी, उसके स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल। आरजे लोगों का काम होता है ना ज्यादा बोलना, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन RJ रणधीर जायसवाल बने हैं। किनकी जगह ली है? अरिंदम बागची की जगह ली है। ये रहे रणधीर जायसवाल जी, ये रहे बागची जी। बागची की जगह ली है, तो बागची जी कहाँ गए? तो ये गए हैं इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू दी UN के तौर पे, राइट। तो ये उधर चले गए हैं और RJ जो है हमारे वो स्पोक पर्सन बन गए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए, सो अपॉइंटमेंट दोनों हो गए, हमने बुक देख ली, हमने इंपॉर्टेंट डे देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, एंड विच इज़ रिलेटेड टू, अब जो हम कैटेगरी करेंगे वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना या PM विश्वकर्मा स्कीम। PM विश्वकर्मा स्कीम थोड़े समय पहले विश्वकर्मा जयंती के ऊपर लॉन्च की गई थी PM मोदी द्वारा, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी बन जाती है? जम्मू एंड कश्मीर बन जाती है। ठीक है, अब ये जो PM विश्वकर्मा स्कीम है इसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ तो इतनी सी है, पर अब स्कीम के बारे में देखते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्रीय योजना है ये, और इसको 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है या जो लोग हैं जिसको बेनिफिट मिलेगा वो कौन है? आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन हैं, जो हाथों से कारीगरी करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है।
जो हैंड्स और टूल्स यूज़ करते हैं, और इस स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अलावा उनको टूल किट प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली मार्केट से उनको एसोसिएट किया जाएगा या उनको मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। ये सब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स या एम्स हैं, राइट। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड देना, जो भी आर्टिजन्स या क्राफ्ट्समैन सर्टिफाइड जिनको एक आईडी मिल जाता है इस स्कीम के तहत, उनको 500 रुपये का डेली का स्टाइपेंड मिलता है। मॉडर्न फ्री टूल किट मिलता है, 15,000 रुपये वर्थ का फ्री टूल किट प्रोवाइड किया जाता है, और उनको क्रेडिट बेस्ड सॉफ्ट लोन्स मिल सके, मार्केटिंग सपोर्ट मिल सके, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। चलिए फिर हम आते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई खबर पे। स्टेट न्यूज में राजस्थान सीक्स इंटीग्रेशन ऑफ चिरंजीवी स्कीम विथ आयुष्मान भारत। जो राजस्थान है, अब उसमें सरकार बदली है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई है। तो जो सरकार आई है उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी जोड़ना चाहते हैं स्टेट में चल रही चिरंजीवी स्कीम को, किससे? आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत मिशन से, जो कि सेंट्रल लेवल पे चलता है। तो आयुष्मान भारत से जोड़ना चाह रहे हैं चिरंजीवी स्कीम को। कौन से राज्य की गवर्नमेंट? राजस्थान की गवर्नमेंट। अभी अप्रूवल के लिए गया है, अभी इन्होंने क्योंकि सिर्फ अपनी मंशा जाहिर की है, तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, अगर उनका अप्रूवल आ जाएगा तो ये इंटीग्रेशन होगा, और अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर इस स्कीम का नाम क्या पड़ेगा? आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है जी। चलिए अब इस स्कीम के तहत ये जो चिरंजीवी स्कीम है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, कौन से स्टेट में चल रही है? ये राजस्थान में चल रही है। इसके तहत 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली को दिया जाता है हर साल। जब इसको लॉन्च किया गया था तो 5 साल का था, अब कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ एंड एक्सीडेंटल मिला करके, राइट। और ये जो बेनिफिट है चिरंजीवी में जो पहले चल रहा था कांग्रेस के समय, अभी भी बीजेपी की सरकार में भी वो कंटिन्यू रहेगा। बस इस चिरंजीवी स्कीम को आयुष्मान भारत स्कीम के साथ जोड़े जाने की बात रखी जा रही है सामने। ओके, ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसको लॉन्च कब किया था? कांग्रेस की जब सरकार थी, यानी कि जब अशोक गहलोत सीएम थे, तब इसको 1 मई 2021, 1 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। और उस समय इसका जो कवरेज अमाउंट था वो 5 लाख रुपीस था पर फैमिली पर एनम पर ईयर। फिर उसको 2023-24 के बजट में बढ़ा करके 25 लाख रुपीस कर दिया गया था। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। इसमें कितना कवरेज दिया जाता है? 25 लाख रुपीस का कवरेज दिया जाता है। अब हमने राजस्थान की बात की है तो कुछ राजस्थान फैक्ट्स ले लीजिए। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का बाय एरिया, राजस्थान। फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है। कैपिटल है जयपुर। सीएम जो अभी नए बने हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर कलराज मिश्र। और कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के तौर पे पॉपुलरली कहा जाता है। केबीसी में क्वेश्चन भी आया था। और सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड के तौर पे भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है या कंसिडर किया जाता है। तो कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है जी। अब क्योंकि हमने आयुष्मान मिशन की बात की, आयुष्मान भारत मिशन की, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लेंगे, बिकॉज ये सारी बातें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या ABPMJAY के बारे में देखते हैं। आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप स्कीम थी, फ्लैगशिप यानी मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट की, जिसको 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया था, इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, और ताकि सबको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल सके, यानी सब तक हेल्थ के बेनिफिट्स पहुंच सके। अब इस आयुष्मान भारत मिशन के तहत 2 चीजें लॉन्च की गई। पहला था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए, और ये कब से शुरू हो गए? फरवरी 2018 से। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई। ये कब से लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018 से। कहां से लॉन्च हुई? रांची, झारखंड से पीएम मोदी ने इसको PMJAY को लॉन्च किया था। ठीक है जी, ये भी क्लैरिटी मिल गई। ऑल राइट, अब PMJAY हमने आई थिंक कल भी पढ़ा था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ केयर
की इंश्योरेंस स्कीम है जो कि चल रही हो कहीं भी, और इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। चिरंजीवी में 25 लाख रुपए है, सेंट्रल लेवल पे 5 लाख रुपए है। और इसके अंदर जो फंडिंग दी जाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो 60-40 फंडिंग दी जाती है अधिकतर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जिनका खुद का लेजिस्लेचर हो, और जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं होता, ऐसी यूनियन टेरिटरीज को 100% सेंट्रल फंडिंग दी जाती है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, उनको 90-10 की फंडिंग, यानी 90 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 10 खुद इन स्टेट्स के, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 40 इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के। यहाँ 100% सेंटर स्पॉन्सर करेगा पैसा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑल राइट। अब हमने जम्मू कश्मीर का देख लिया, राजस्थान का देख लिया। अब दिल्ली से जुड़ी हुई एक छोटी सी खबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल गिव्स गो अहेड फॉर क्रिएशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल हब इन रानीखेड़ा। रानीखेड़ा जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने अप्रूव कर दिया है एक प्लान, क्या बनाने के लिए, एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, जो कि कंप्लीटली इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल हब होगा, और वहां पे सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा सेटअप की जाएंगी, जैसे आईटी, आईटीईएस से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, छोटी सी खबर है, इसमें ज्यादा कुछ जानने का नहीं है। ऑल राइट, तो जो भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से जुड़ी हुई खबर थी वो हमने कर ली। अब हम जो नेशनल कैटेगरी न्यूज जिसको कहते हैं उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। तो देखिए, स्मार्ट 2.0 लॉन्च्ड फॉर आयुर्वेद टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी CCRAS ने किसके साथ मिलके, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM के साथ में मिलके स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। इन दोनों के नाम याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। नाम क्या याद रखना है कि भाई ये स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो इस जैसे पूछा जा सकता है स्मार्ट में S का क्या फुल फॉर्म है, तो आपको स्कोप पता होना चाहिए, A का क्या है, आयुर्वेद पता होना चाहिए, लाइक दैट। अब ये स्मार्ट जो प्रोग्राम है, या जो ये एक मिशन बोल दीजिए, वैसे इट इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आयुर्वेद से रिलेटेड क्लिनिकल स्टडीज करना, ताकि जो मेन बीमारियां हैं उनमें आयुर्वेद किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके एविडेंसेस, क्लिनिकल स्टडी करना और एविडेंस प्रोवाइड करना कि देखो आयुर्वेद से बीमारियां ठीक हो रही हैं। आयुर्वेद बहुत पुराने समय से बीमारियों को ठीक करता आ रहा है, पर हमारे पास एविडेंसेस, क्लिनिकल एविडेंसेस की कमी की वजह से एलोपैथी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसीलिए ये स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया है। पहले स्मार्ट प्रोग्राम था, इसका सेकेंड एडिशन आया है, जिसके तहत क्लिनिकल स्टडीज़ की जाएंगी प्रायोरिटी एरियाज इन आयुर्वेद में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स में। वाई ताकि एक टैंजिबल एविडेंस पैदा किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, जिससे हम कह सके कि हाँ जी आयुर्वेद बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में एफिशिएंट भी है और सेफ भी है। ठीक है जी, ऑल राइट। स्मार्ट 1.0 जो आया था उसमें हमने 10 डिजीजेस को टारगेट किया था, अब उसका स्कोप और बढ़ा दिया गया। तो स्मार्ट मिशन प्रोग्राम क्या है समझ में आ गया। चलें आगे। REC Limited signs MOU with रेल विकास निगम लिमिटेड फॉर मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेशनल न्यूज में आगे बढ़ रहे हैं। REC लिमिटेड एक कंपनी है, उसने साइन किया है MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ में? रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में। क्यों? मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। मल्टी मोडल यानी उसमें रेल, रोड, बहुत सारे मोड्स जो होते हैं उनको, प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो पैसा कौन देगा? REC देगी, एक तरह से फंडिंग दे रही है, लोन दे रही है, फिनेंस कर रही है। किसको? RVNL को। RVNL सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो REC ने एक MOU एंटर किया है RVNL के साथ फाइनेंस करने के लिए मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कितने? 35,000 करोड़ के, जो कि RVNL एग्जीक्यूट करेगा अगले 5 सालों में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ठीक है, अब इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट या बनाई जाएंगी। अब 2 कंपनी के नाम आ गए, तो REC क्या है और RVNL क्या है। तो REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। REC पॉपुलरली इसको कहा जाता है महारत्न CPSE है, महारत्न कंपनी है। तो मिनी रत्न कंपनी होती हैं, फिर नवरत्न कंपनी होती है इनके ऊपर, और उसके ऊपर महारत्न कंपनी होती है। REC महारत्न कैटेगरी की है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। ये एक फिनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
कंपनी है, यानी बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंसिंग करती है। ठीक है, कब आई थी एग्जिस्टेंस में? 1969 में आई थी। लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। शुरू में तो ये सिर्फ पावर सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको लोन देती थी, लेकिन अब नॉन पावर सेक्टर जो है, लॉजिस्टिक सेक्टर, उनमें भी ये फाइनेंसिंग यानी लोन्स प्रोवाइड करती है। तो आरईसी ने लोन दिया है। अब किसको दिया भाई? आरवीएनएल को दिया। तो आरवीएनएल के बारे में देखते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड है, नवरत्न कैटेगरी की कंपनी, और 2003 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रदीप गौड़ हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो है इंडिया की, इंडिया बढ़ रहा है तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसको केटर करने के लिए आरवीएनएल काम करती है। क्लियर है? कोई डाउट, प्रॉब्लम अभी तक है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हूं वहां पे। मैम इधर भी है, मैम उधर भी है। चलिए, फ्रांसिस, अगली न्यूज क्या बोलती है? फ्रांस की एएफडी एंड जर्मनी की केएफडब्ल्यू, ये बैंक है, टू प्रोवाइड 100 मिलियन यूरो लोन फॉर इंडियाज अमृत अर्बन मिशन। तो इंडिया में अमृत अर्बन मिशन है, बिल्कुल, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको लोन प्रोवाइड हो सकता है, बिल्कुल नेगोशिएशन वाला स्टेज चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में आ जाएगा। तो बात है कि हमको लोन मिलेगा अमृत अर्बन मिशन के लिए। कितना लोन? 100 मिलियन यूरो का लोन। कौन देगा हमें? जर्मनी का केएफडब्ल्यू बैंक और फ्रांस की एएफडी देने वाली है। ये तो न्यूज है, न्यूज समझ में आ गई? ओके, सो फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी एएफडी एंड जर्मनी केएफडब्ल्यू बैंक आर इन टॉक्स विद इंडिया टू प्रोवाइड 100 मिलियन यूरो लोन टू फंड आर अमृत मिशन, राइट? अब ऑब्वियसली बात आती है अमृत मिशन क्या है। सो अमृत मिशन बेसिकली, पहले तो फुल फॉर्म देखो इसका, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से समझ में आ रहा है, अर्बन एरियाज जो हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वहां पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था जून 25, 2015 में। 500 सिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं जिनमें पॉपुलेशन 1 लाख और मोर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री केटर करें, उन तक ये सारे बेनिफिट्स। कौन कौन से बेनिफिट? वाटर सप्लाई, सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस होनी चाहिए, वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इसके लिए 1 लाख करोड़ का टोटल आउटले रखा गया, इंक्लूडिंग सेंटर असिस्टेंस ऑफ 50,000 करोड़। कब से कब तक? 2015-16 से 19-20 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इनिशियली जब लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। सो जो आपने यहाँ पे पोस्टर में देखा वही सारी बातें यहाँ हैं। ऑफ कोर्स इट हैज़ गॉट एक्सटेंशन नाउ। सो जून 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था ताकि अर्बन स्पेसेस में जो भी एमिनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जा सके, और उसके लिए वी नीड फंडिंग, और वो फंडिंग हमको फ्रांस और जर्मनी से मिलने वाली है। गॉट इट? ओके, चलिए अगली जो न्यूज़ है वो अब हम साइंस टेक्नोलॉजी सेक्शन से देखेंगे। तो 2 न्यूज़ हमको देखनी है। पहली आती है, नासा जूनो स्पेसक्राफ्ट रिवील्स क्लोज इमेज ऑफ जुपिटर्स वोल्केनिक मून लो। जुपिटर का एक वोल्केनिक मून है जहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, और उसकी बहुत पास की फोटोज अभी एक स्पेसक्राफ्ट ने भेजी हैं, और वो स्पेसक्राफ्ट का नाम है जूनो, जो कि नासा ने लॉन्च किया था। पूरे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी कहीं होती है तो जुपिटर का जो एक मून है लो, वहां पे होती है, राइट? और उसकी बहुत क्लोज इमेजेस अभी हमको देखने को मिली है। पिछले 2 डेकेड्स में इतनी क्लोज कोई भी स्पेसक्राफ्ट लो मून के नहीं पहुंचा। तो क्वेश्चन आ सकता है, लो कौन से प्लैनेट का मून है? जुपिटर का मून है, राइट? ओके, सो करीब 1500 किलोमीटर्स पास तक पहुंचा है जूनो स्पेसक्राफ्ट। जूनो स्पेसक्राफ्ट किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। इससे पहले 2001 में नासा का ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा पास जुपिटर के मून के पहुंचा था, करीब 181 किलोमीटर्स। ठीक है, जूनो स्पेसक्राफ्ट जो कि नासा ने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था? 2011 में किया था। क्यों किया था? जुपिटर की स्टडी करने के लिए, उसके कॉम्पोजिशन, उसकी ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो जूनो स्पेसक्राफ्ट के बारे में आपको पता चल गया। लो मून किसका है आपको पता चल गया। पूरे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मोस्ट वोल्केनिक बॉडी कौन सी है वो आपको पता चल गया, राइट? आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज, SpaceX सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट्स, यानी SpaceX जो कंपनी है उसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट। ऐसी सैटेलाइट जिससे डायरेक्टली आपके सेल तक कनेक्टिविटी पहुंचेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह हैं, जो इंटरनेट स्पीड है पूरे ग्लोबली, वो अच्छी हो पाएगी। SpaceX ने 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में।
कहाँ से? कैलिफोर्निया बेस्ड वॉन्डनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल हो सके धरती पे ऑलमोस्ट हर जगह। गॉट इट? किसने लॉन्च की है? स्पेस एक्स ने लॉन्च की है। ओके, देन अब हम साइंस टेक के बाद हम साइंस जो बायोमेडिकल वाली फील्ड होती है उससे रिलेटेड एक स्टडी देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इंडेक्स और रिपोर्ट्स वाला सेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इंडिया रिकॉर्ड्स 9.3 लाख कैंसर डेथ्स, रैंकिंग सेकेंड हाईएस्ट इन एशिया। और ये स्टडी की है लैंसेट के अंदर, ये स्टडी पब्लिश की गई है। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल, इंडिया जो है उसकी सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग है व्हेन इट कम्स टू कैंसर डेथ्स। 2019 की ये स्टडी थी जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसके हिसाब से एशिया में जितनी भी डेथ होती है कैंसर की वजह से उनमें सेकेंड हाईएस्ट डेथ कहाँ होती है? इंडिया में होती है। हाईएस्ट कहाँ होती है? चाइना में होती है। थर्ड हाईएस्ट कहाँ होती है? जापान में होती है। तो चाइना, इंडिया और जापान, ये कैंसर डेथ में ये क्रम है, ये सीक्वेंस है, राइट। सो इंडिया रजिस्टर्ड अबाउट 12 लाख न्यू कैंसर केसेस, जिनमें से 9.3 lakh deaths in 2019, becoming second largest contributor in Asia after China. Right? China, India, Japan, ये तीनों मिलके एशिया में टॉप 3 है इन नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स। इन एशिया लीडिंग कैंसर, अब एशिया में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर दर्ज किया गया या देखा गया? मैक्सिमम कैंसर केसेस कौन से केस के थे? ट्रेकियल ब्रोंकस एंड लंग कैंसर, TBL कैंसर इसको कहा जाता है। और टॉप 5 कैंसर अगर हम देखें सबसे ज्यादा कौन से कैंसर्स हो रहे हैं, तो एक तो TBL हो गया, फिर ब्रेस्ट कैंसर, कोलन एंड रेक्टम कैंसर, स्टमक एंड नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर। ये टॉप कैंसर केसेस एशिया के अंदर दर्ज किए गए हैं। ठीक है जी, चलिए फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और वो है ब्रिक्स से रिलेटेड। रशिया अज्यूम्स ब्रिक्स 2024 चेयरमैनशिप। सो 1 जनवरी शुरू होते ही ब्रिक्स की अगली चेयरमैनशिप जो पूरे साल के लिए रहेगी वो शुरू हो गई। और इस बार ये चेयरमैनशिप किसके पास गई? रशिया के पास गई। तो रशिया ने शुरू की है अपनी ब्रिक्स 2024 चेयरमैनशिप। एंड रशियन प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन वो चेयर रहेंगे, यानी वो लीड करेंगे। उन्होंने शेयर किया इस बार की पूरी ब्रिक्स जो पूरा साल जाएगा, जो समिट होगा, उन सबका मोटो। और मोटो क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, ब्रिक्स 2024 की चेयरमैनशिप कौन से देश के पास है? रशिया। रशिया का नंबर नहीं था इस बार, लेकिन रशिया चेयर कर रहा है। किसका नंबर था अभी मैं समझाऊंगी। ओके, और इस साल कौन से नंबर का समिट होगा? ब्रिक्स का 16th ब्रिक्स समिट होने वाला है। और कहाँ होगा? काजान के अंदर होगा, अक्टूबर 2024 में। कौन सा एडिशन होगा इस बार ब्रिक्स समिट का? 16th ब्रिक्स समिट होगा। 15th ब्रिक्स समिट पिछले साल हो गया था और साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इस बार जो टर्न था वो ब्राजील का था। देखो, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरह से इनकी जो चेयरमैनशिप है वो आगे चलती है। तो लास्ट ईयर जो था वो साउथ अफ्रीका की चेयरमैनशिप हो गई थी, उन्होंने सबमिट कर दिया था। इस बार टर्न किसका था? ब्राजील का था। लेकिन ब्राजील ने बोला भाई मुझे तो G20 भी इस बार होस्ट करना है, तो मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता हूं। तो फिर अगले मेंबर के पास चेयरमैनशिप चली गई, अगला मेंबर था रशिया। गॉट इट? फाइन, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब क्योंकि ब्रिक्स की बात आई है, थोड़ी सी बेसिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैंने वैसे आपको बता दिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ये 5 देश ही नहीं है, अब 10 देश हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर। कितनी कंट्रीज हो गई हैं? 10 कंट्रीज हो गई हैं। 5 नए एडिशंस कौन से हैं? आई रैन टू सी यू, ब्रिक्स। आई रैन टू सी यू से क्या होगा? आई रैन से ईरान, सी से हमने किया था सऊदी अरेबिया। देन चलिए आप हिंट छोड़ दीजिए, वैसे जिन बच्चों ने देखा होगा वही पिक कर पाएंगे। SEE तो सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट। आयरन तो ईरान हो जाएगा। ठीक है, और टू सी यू से UAE हो जाएगा। ये मैं पहले याद करवा चुकी हूँ, इसलिए हिंट दे रही हूँ। जिसको नहीं पिक हो रहा है बिल्कुल छोड़ दीजिए। सो UAE, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये 5 देश हैं जो कि फुल न्यू मेंबर्स बन चुके हैं। किसके? ब्रिक्स के। और 5 पहले थे, तो टोटल अब कितने मेंबर्स हो गए हैं?
10 हो चुके हैं, ठीक है, राइट। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा और देख लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शंघाई चाइना के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। सबसे पहला जो समिट हुआ था वो 2009 में रशिया के अंदर हुआ था, और जो रीसेंट मोस्ट समिट है वो 15th एडिशन ऑफ समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में 2023 में हुआ था। ठीक है जी, ब्रिक्स क्या है, कितने कंट्रीज हैं, इस बार कौन चेयर करेगा, सारी क्लैरिटी मिल गई, राइट। कौन कौन से न्यू मेंबर्स हैं वापस देख लीजिए। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। हिंट उन बच्चों के लिए जिनको पहले से ट्रिक पता थी, आई रैन टू सी यू, तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई। चलिए, देन ओएनजीसी विदेश टू गेट ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला इन ल्यू ऑफ 600 मिलियन डिविडेंड। ओएनजीसी विदेश जो है उसको वेनेजुएला से वो ऑयल लेंगे, और जो कितना डिविडेंड के अगेंस्ट ये होगा, 600 मिलियन का डिविडेंड, उसके लिए वो पे करेंगे। और वेनेजुएला ऑयल लेना क्यों पॉसिबल हो पाएगा? बिकॉज यूएस ने ईज कर दिए हैं सैंक्शंस पिछले साल के मुकाबले, तो अब हम ऑयल वहां से परचेज कर सकते हैं वापस से। ओएनजीसी विदेश के बारे में बात करें तो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश, जो बाहर फंक्शनल है, और ये 14th नवरत्ना है, ठीक है, 14। चलो एक क्वेश्चन करूं, बताइए टोटल कितने नवरत्न है? वैसे तो हिंट मिल जाएगा आपको, पर कोई बात नहीं। टोटल कितनी नवरत्न कंपनीज हैं एज ऑन डेट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ओएनजीसी विदेश के वो हैं राजर्षि गुप्ता, राजर्षि गुप्ता। देन हम आते हैं, इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज चल रही है ये, राइट। WEF की एनुअल मीटिंग 2024 की कहाँ होगी? व्हाट इज WEF? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th एनुअल मीटिंग होगी जनवरी 15 to 19 दाओस क्लॉस्टर्स स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और इस बार की थीम क्या रहेगी? फ्रॉम लैब टू लाइफ, साइंस इन एक्शन। अगेन छोटी सी न्यूज है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन WEF के बारे में हमें पढ़ना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, 1971 में शुरुआत हुई थी। कहाँ बेस्ड है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, मेजर रिपोर्ट्स जो WEF पब्लिश करता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो WEF रिलीज करता है। इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सब आप इंडेक्स और रैंकिंग में पढ़ते हो, और ये सारी रिपोर्ट्स WEF है वो इशू करता है, रिलीज करता है। गॉट इट? चलिए, अब आखिर में शॉर्ट न्यूज, और इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे, आज की न्यूज के और प्रीवियस डेज की न्यूज के। तो शॉर्ट न्यूज में दो न्यूज आपको दिख रही हैं। एक है गीतिका मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निव्या इंडिया। निव्या इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर गीतिका मेहता को बनाया गया है। और केरला हैज अचीव्ड क्लोज टू 100 एनरोलमेंट, यानी 100% के पास पहुंच गया है केरला इन टर्म्स ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर वेज पेमेंट इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो रोज की मजदूरी मिलती है ना, उसके अंदर आधार बेस्ड पेमेंट करने में केरला 100% के बहुत क्लोज पहुंच चुका है। तो इसके साथ हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है सब कुछ हमने कवर कर ली है। नाउ इज द टाइम फॉर योर रिविजन क्वेश्चन। जो भी कुछ हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, कमेंट सेक्शन में फटाफट लाइव चैट में आंसर करते जाएगा। आई विल बी चेकिंग आउट योर आंसर्स। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। विच यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बन गया है? PM विश्वकर्मा योजना सबसे पहले कहां हुई? बताओ बताओ बताओ। जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री अज्यूम्स ब्रिक्स 2024 चेयरमैनशिप? किस देश ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता अपने हाथ में ली है या ग्रहण की है? ब्रिक्स 2024 कौन चेयर कर रहा है इस बार? कौन समिट ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा? कौन सा देश है? वेरी गुड, रशिया है। ब्राजील करने वाला था पर उसने किया नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हु पब्लिश द कॉफी टेबल बुक श्रीरंगम द रिस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराज? ये जो कॉफी टेबल बुक है पब्लिश किसने की है? राइट, सो कॉफी टेबल बुक श्रीरंगम द रिस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा किसने प्रकाशित की है? राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, किसी न्यूज़पेपर का नाम मैंने आपको बताया था, द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस।
ठीक है, द हिंदू ग्रुप ने पब्लिश की है श्रीरंगम द रिस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड फर्स्ट डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट्स? डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की हैं दुनिया में? पहली ऐसी किस संगठन ने पहला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया? बताइए इनमें से कौन सा था? स्पेस एक्स। वेरी गुड, याद रख पा रहे हैं, स्पेस एक्स डिस्कशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग among the following countries, I'm so sorry, which one did not reportedly join BRICS as a new member? तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा कथित तौर पर नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ? तो 3 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं, न्यू परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं, और एक है जो नहीं ज्वाइन हुआ। ईरान तो हुआ है भाई, सऊदी अरेबिया भी हुआ है, यूएई भी हुआ है, तो कौन ज्वाइन नहीं हुआ? साउथ कोरिया ज्वाइन नहीं हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ऑल राइट, चलिए, तो ये तो थे आज के वीडियो में से निकाले, आज के कंटेंट में से निकाले गए क्वेश्चन। अब पिछले 1-2 दिन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, भूलो नहीं पुरानी इंफॉर्मेशन को। रेडी है? क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज ब्रोकन द गिनीज रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार असेंबली? सबसे बड़ी सूर्य नमस्कार असेंबली के लिए, सभा के लिए कौन से स्टेट ने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा था? बताइए बताइए। गुजरात। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has sculpted the idol of Lord Ram chosen for installation at Ayodhya Temple? अयोध्या मंदिर के लिए स्थापना के लिए जो चुनी गई भगवान राम की मूर्ति है, उसके मूर्तिकार कौन है? उसको बनाया किसने है? कौन है मूर्तिकार? अरुण योगीराज। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has been selected for the National Youth Award 2024? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? कल पढ़ा था हमने, बिसाथी भारत जी को चुना गया है। वेरी गुड। Which Indian state is undertaking a pioneering project to reintroduce captive bred wolves into the wild? यानी कि कौन सा भारतीय राज्य बंदी भेड़ियों को जंगल में फिर से लाने के लिए एक अग्रणी परियोजना चला रहा है? और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर पूरे देश, दुनिया भर में, इंडिया में वो स्टेट ये काम कर रहा है। कौन सा स्टेट है जो ऐसा कर रहा है? गुजरात। अगेन गुड। एंड जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। सो हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? यानी कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई रियली होप जो भी आज पढ़ा होगा सब समझ में आ गया होगा। पीडीएफ की जानकारी मैंने दे दी है और जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।